इस विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम जयपुर नगर निगम हेरिटेज क्षेत्र के आदर्श नगर जोन में शिव शंकर कॉलोनी में हो रहे कथित अवैध व्यावसायिक निर्माणों के एक काफी गंभीर मामले पर बात कर रहे हैं। और ये चर्चा 6 नवंबर 2025 को आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार जयंत कुमार जैन द्वारा दायर एक विस्तृत शिकायत पर आधारित है। जी, और ये मामला वाकई कई परतें हैं इसमें। शिकायत में न केवल कृषि भूमि पर बिना किसी अनुमति या क्या कहते हैं भू रूपांतरण के बड़े व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और गोदाम बनाने का आरोप है, बल्कि सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण का भी जिक्र है। बिल्कुल, और जो बात इसे और भी गंभीर बनाती है वो है निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मिलीभगत, जिसके चलते न केवल नियमों की अनदेखी हो रही है बल्कि निगम को करोड़ों के राजस्व का नुकसान भी ऐसा बताया जा रहा है। तो आज का केंद्रीय प्रश्न यह है, क्या यह स्थिति कुछ भ्रष्ट या लापरवाह व्यक्तियों की विफलता है जिसे मौजूदा कानूनों को सख्ती से लागू करके ठीक किया जा सकता है, या फिर क्या ये घटना जयपुर में शहरी नियोजन, निर्माण अनुमति प्रक्रियाओं और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रवर्तन तंत्र है उसमें कहीं गहरी प्रणालीगत खामियों का एक लक्षण मात्र है? मेरा मानना तो यह है कि ये एक व्यापक प्रणालीगत मुद्दे की ओर इशारा करता है। और मेरा तर्क ये रहेगा कि मूल समस्या व्यक्तिगत जवाबदेही की कमी और कानूनों के आप कह सकते हैं कमजोर प्रवर्तन में निहित है। अगर नियमों का पालन सही से करवाया जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो तो शायद ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी। चलिए मैं अपने पक्ष को थोड़ा और स्पष्ट करता हूं। देखिए, शिकायत पत्र जिसकी कॉपी हमारे पास है वो बहुत स्पष्ट रूप से शिव शंकर कॉलोनी, जो अंकुर सिनेमा के ठीक सामने है, में कृषि भूमि पर चल रहे अवैध व्यावसायिक निर्माण की बात करता है। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है, बल्कि नियमों का एक बड़ा उल्लंघन है। शिकायत के अनुसार इस भूखंड का न तो कोई उपविभाजन यानी सब डिवीजन हुआ है, न ही इसका भू रूपांतरण लैंड कन्वर्जन जिसे कहते हैं वो करवाया गया है, जो कि कृषि भूमि पर गैर कृषि उपयोग के लिए अनिवार्य होता है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए नगर निगम से कोई निर्माण स्वीकृति यानी बिल्डिंग परमिट हासिल नहीं की गई है। ये तो बुनियादी आवश्यकताएं हैं जिनकी पूरी तरह अनदेखी की गई है। नहीं, मैं इन तथ्यों से इनकार नहीं कर रही कि उल्लंघन हुआ है, वो तो स्पष्ट है। मुद्दा ये है कि ये उल्लंघन इतने बड़े पैमाने पर और आप कह सकती हैं इतनी आसानी से कैसे संभव हो पाया। मैं उसी बिंदु पर आ रहा हूं। ये केवल अनुमति ना लेने तक सीमित नहीं है मामला। शिकायत में यह भी आरोप है कि निर्माण के दौरान सेटबैक नियमों की भी पूरी तरह अनदेखी की गई है। यानी इमारत और भूखंड की सीमा के बीच जो एक अनिवार्य खाली जगह छोड़ी जानी चाहिए थी वो नहीं छोड़ी गई, बल्कि हद तो यह है कि सार्वजनिक रास्ते पर बालकनियां निकाल ली गईं और अब रैंप बनाने की भी तैयारी है। तो यह केवल एक प्रक्रियात्मक चूक नहीं लगती, ये जानबूझकर किया गया अतिक्रमण और नियमों का मखौल उड़ाना है। और इसके पीछे मेरा मानना है कुछ व्यक्तियों का लालच और उनकी लापरवाही ही मुख्य कारण है। जरिए से नहीं देख पाती। मेरे लिए ये एक बड़े प्रणालीगत रोग का लक्षण है। जरा सोचिए, कृषि भूमि पर बिना किसी रूपांतरण या स्वीकृति के एक पूरा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स और गोदाम बन जाना, ये कैसे संभव है अगर व्यवस्था में ही गंभीर खामियां ना हो? जिस तरह से सेटबैक नियमों को ताक पर रखा गया और सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण हुआ, वो साफ दर्शाता है कि या तो निगरानी तंत्र पूरी तरह विफल है या फिर उसे जानबूझकर विफल किया जा रहा है। लेकिन निगरानी तंत्र या व्यवस्था तो लोगों से ही बनती है ना। अगर लोग ही भ्रष्ट हों या लापरवाह हों तो अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी विफल हो सकती है ना? बिल्कुल, लेकिन एक मजबूत व्यवस्था वो होती है जो व्यक्तिगत भ्रष्टाचार या लापरवाही के अवसरों को कम करे, और अगर ऐसा हो भी जाए तो उसे पकड़ना और सुधारना आसान बनाए। यहाँ जो कथित कार्यप्रणाली शिकायत में बताई गई है कि जब कोई नया अधिकारी जोन में आता है तो ऐसी विवादास्पद फाइलों को जानबूझकर दबा दिया जाता है ताकि मामला उनकी नजर में ना आए और अवैध निर्माण तेजी से पूरा हो सके। ये सिर्फ व्यक्तिगत बेईमानी नहीं है, ये दिखाता है कि सिस्टम में हेरफेर करने के शायद स्थापित तरीके मौजूद हैं। ये एक प्रणालीगत चालबाजी, एक तरह से सिस्टमिक मैनिपुलेशन की ओर इशारा करता है, जो शायद केवल इसी एक मामले तक सीमित न हो। मेरा बुनियादी सवाल यही है, क्या हमारी वर्तमान शहरी प्रशासन प्रणाली अपनी मौजूदा संरचना और प्रक्रियाओं के साथ इस तरह की संगठित और गहरी समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम है, भले ही उसमें कुछ ईमानदार अधिकारी क्यों न हो? देखिए, आप प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि इसी प्रणाली के तहत यह शिकायत दर्ज हुई है और मामला प्रकाश में आया है। शिकायतकर्ता ने आरटीआई का प्रयोग किया
औपचारिक शिकायत दी तो तंत्र काम तो कर रहा है, भले ही धीमी गति से या कुछ बाधाओं के साथ। शिकायत में स्पष्ट रूप से भवन शाखा यानी बिल्डिंग ब्रांच और सतर्कता शाखा यानी विजिलेंस ब्रांच, जो निगम के भीतर आंतरिक जांच और निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों पर मिलीभगत का सीधा आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि उन्हें लंबे समय से इस अवैध निर्माण की भली भांति जानकारी है, फिर भी वो अपनी जेबें गर्म करके मामले को दबा रहे हैं। ये तो स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत भ्रष्टाचार और कर्तव्य की उपेक्षा का मामला है। अगर इन व्यक्तियों की पहचान करके उन्हें जवाबदेह ठहराया जाता है तो ये बाकी लोगों के लिए एक शक्तिशाली निवारक, एक डेटरेंट का काम करेगा। मामला प्रकाश में आना और उस पर प्रभावी समयबद्ध कार्यवाही होना, ये दो अलग बातें हैं, है ना? और सतर्कता शाखा की भूमिका यहाँ विशेष रूप से चिंताजनक है। जैसा आपने कहा, शिकायत के अनुसार उन्हें जानकारी थी, तो सवाल उठता है कि वे निष्क्रिय क्यों रहे? सतर्कता शाखा का तो काम ही ऐसी अनियमितताओं को रोकना और उजागर करना है। अगर वही कथित तौर पर मिलीभगत में शामिल है या निष्क्रिय है, तो ये सिर्फ व्यक्तिगत विफलता नहीं है, ये तो प्रणाली के चेक एंड बैलेंस की विफलता है। क्या उनकी निष्क्रियता ये नहीं दर्शाती कि प्रणाली में कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा करने की छूट मिल रही है या उन पर कोई प्रभावी निगरानी नहीं है? हो सकता है कि सतर्कता शाखा में कुछ व्यक्तियों ने अपने कर्तव्य का पालन न किया हो। बिल्कुल संभव है। इसका समाधान उन व्यक्तियों पर कार्रवाई करना है, न कि पूरी प्रणाली को ही खारिज कर देना। प्रणाली ने ही शिकायतकर्ता को यह मंच दिया है कि वो अपनी बात रख सके और सबूत पेश कर सके। उन्होंने मांग की है कि संबंधित फाइल को तुरंत सुरक्षित किया जाए ताकि उसे नष्ट या बदला न जा सके। यह भी तो प्रणाली के भीतर ही जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक तरीका है, एक प्रयास है। अब जरूरत सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट की है। अगर संबंधित अधिकारी और एजेंसियां, चाहे वो जोन आयुक्त हों या सतर्कता शाखा, सख्ती से कानून लागू करें तो समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन क्या प्रवर्तन इतना सीधा है? शिकायत में यह भी आरोप है कि नोटिस और फिर अंतिम नोटिस जारी करने में भी देरी और गंभीर लापरवाही की जा रही है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या ये भी उसी प्रणालीगत हेरफेर का हिस्सा है जिसका जिक्र वो फाइलें छिपाने के संदर्भ में किया गया था? क्या ये संभव नहीं कि प्रक्रियात्मक देरी को जानबूझकर एक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो ताकि उल्लंघनकर्ता को अपना काम पूरा करने का समय मिल जाए और मामला बाद में कंपाउंडिंग या नियमितीकरण के लिए और अधिक जटिल बन जाए? और फिर वही सवाल लौट कर आता है, अगर स्थानीय स्तर पर प्रणाली और उसके अधिकारी इतने प्रभावी होते तो शिकायतकर्ता को अपनी शिकायत की प्रतियां मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सचिव और न जाने कितनी ही सचिवों और विभागों को भेजने की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये एक असाधारण कदम है। क्या ये जमीनी स्तर पर कार्रवाई के प्रति गहरे अविश्वास या शायद निराशा का संकेत नहीं है? एक मामले की बात नहीं लगती, ये पूरी व्यवस्था के प्रति भरोसे के संकट का संकेत हो सकता है। मैं मानता हूं कि इतने उच्च स्तर पर शिकायत भेजना असामान्य है और ये स्थानीय स्तर पर कुछ अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर निश्चित रूप से गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन मैं इसे फिर भी उन विशिष्ट अधिकारियों की विफलता के रूप में ही देखता हूं जिन्होंने या तो कार्रवाई नहीं की या कथित तौर पर मिलीभगत की। अगर स्थानीय स्तर पर एक दो जिम्मेदार अधिकारी भी सख्ती दिखाते तो शायद ये नौबत ही ना आती। समाधान अभी भी यही है कि उन विफलताओं की पहचान की जाए और उन्हें ठीक किया जाए। शिकायत में जो मांगे की गई हैं, संपत्ति को तत्काल सील करना, अवैध निर्माण को ध्वस्त करना और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कठोर विभागीय और कानूनी कार्यवाही करना, यही तत्काल और प्रभावी कदम है। इससे न केवल इस विशिष्ट मामले में न्याय होगा बल्कि भविष्य के लिए एक स्पष्ट संदेश भी जाएगा कि इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून का डर वो स्थापित करना आवश्यक है। तत्काल कार्रवाई जैसे सीलिंग और विध्वंस निश्चित रूप से आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये गलत काम को रोकने का पहला और जरूरी कदम है। लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या ये एक स्थायी समाधान है? मेरा तर्क यह है कि यदि हम केवल इस एक मामले पर कार्रवाई करके रुक जाते हैं और उन अंतर्निहित प्रणालीगत कमजोरियों को संबोधित नहीं करते हैं जिन्होंने इसे संभव बनाया, मसलन अनुमति प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी हो सकती है, निगरानी तंत्र की कथित निष्क्रियता, फाइलों के मूवमेंट का अपारदर्शी होना, मिलीभगत की आसानी, तो हम केवल लक्षणों का इलाज कर रहे होंगे, बीमारी का नहीं। जैसा कि शिकायतकर्ता ने स्वयं इशारा किया है कि इस तरह के कई अवैध निर्माण जोन क्षेत्र में करवाए जा रहे हैं, तो ये समस्या शायद अकेली नहीं है।
तो केवल इस एक इमारत को गिराने या कुछ अधिकारियों को दंडित करने से क्या बाकी जगहों पर ऐसा होना रुक जाएगा? शायद नहीं। हमें ये पूछना होगा कि हम भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने से कैसे रोक सकते हैं। इसके लिए व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता होगी। शायद प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी बनाकर, तकनीक का उपयोग करके एक की ट्रैकिंग सुनिश्चित करके और अधिकारियों की जवाबदेही के तंत्र को मजबूत करके। आप व्यवस्था सुधार की बात कर रहे हैं, जो एक दीर्घकालिक लक्ष्य हो सकता है, जरूरी भी है, लेकिन हमारे सामने एक तात्कालिक समस्या है जिसके ठोस सबूत मौजूद हैं। शिकायत में केवल आरोप नहीं है, बल्कि सबूतों का भी जिक्र है। कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग, बिना अनुमति के निर्माण, सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण, ये सब भौतिक तथ्य हैं जिन्हें सत्यापित किया जा सकता है आसानी से। शिकायतकर्ता ने मौके के गूगल मैप और तस्वीरों का हवाला दिया है और मौके की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाकर सबूत सुरक्षित करने की मांग भी की है। यह दर्शाता है कि उनके पास अपनी बात साबित करने के लिए एक तथ्यात्मक आधार है। यह व्यक्तिगत भ्रष्टाचार, जेबें भरना के आरोपों को भी कहीं न कहीं बल देता है। जब इतने स्पष्ट सबूत हों तो कार्रवाई में देरी क्यों? ये व्यक्तिगत अधिकारियों की निष्क्रियता या मिलीभगत को ही उजागर करता है। मैं सबूतों के महत्व को पूरी तरह स्वीकार करती हूं। तस्वीरें, नक्शे और भौतिक उल्लंघन निश्चित रूप से कार्रवाई का मजबूत आधार प्रदान करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सबूत एक और कहानी भी कहते हैं। ये इस बात का भी सबूत है कि इतने स्पष्ट और ठोस उल्लंघनों के बावजूद कथित तौर पर व्यवस्था कार्रवाई करने में विफल रही या उसने जानबूझकर देरी की। ये विडंबना है। अगर सबूत इतने साफ थे तो सतर्कता शाखा या जोन कार्यालय ने पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं की? शिकायतकर्ता को औपचारिक शिकायत दर्ज करने और इतने सारे उच्चाधिकारियों को लिखने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? यह स्थिति ही प्रणाली की प्रभावशीलता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्या सबूत अपने आप में पर्याप्त हैं अगर उन पर कार्रवाई करने वाली प्रणाली ही कथित रूप से समझौता कर चुकी हो या लकवाग्रस्त हो? शिकायत का संदर्भ यानी वो कथित प्रणालीगत हेरफेर, फाइलें छिपाना, कार्यवाही में देरी और वो व्यापक वितरण सूची, ये सब मेरे नजरिए से गहरे प्रणालीगत मुद्दों के ही सबूत हैं। तो इस चर्चा के अंत में हम इस बात पर तो स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि शिव शंकर कॉलोनी में जो हुआ या हो रहा है वो एक गंभीर मामला है और इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा निष्कर्ष यही है कि यह मुख्य रूप से जवाबदेही का संकट है। हमें उन विशिष्ट अधिकारियों और व्यक्तियों की पहचान करनी होगी जिनकी लापरवाही या मिलीभगत से यह संभव हुआ और उन्हें कानून के अनुसार दंडित करना होगा। मौजूदा कानूनों का सख्ती से प्रवर्तन, जिसमें संपत्ति की सीलिंग, अवैध निर्माण का विध्वंस शामिल है, न केवल इस मामले को हल करेगा बल्कि निगम के राजस्व की रक्षा करेगा और कानून के शासन में जनता का विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। हाँ, कार्रवाई की आवश्यकता पर हम बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन मेरा अंतिम विचार ये है कि हमें इस घटना को केवल एक विच्छिन्न मामले के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसे एक अवसर के रूप में लेना चाहिए ताकि जयपुर हेरिटेज क्षेत्र और शायद पूरे शहर में नगर पालिका प्रशासन की व्यापक कमजोरियों की समीक्षा की जा सके, खासकर भवन निर्माण नियमों के प्रवर्तन के संबंध में। हमें उन प्रणालीगत खामियों, उन प्रक्रियाओं और संरचनात्मक मुद्दों को पहचानना और ठीक करना होगा जो इस तरह के बड़े पैमाने पर उल्लंघन और कथित भ्रष्टाचार को पनपने का मौका देते हैं। केवल तभी हम भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को प्रभावी ढंग से रोक पाएंगे। ये मामला एक तरह की चेतावनी है और हमें इससे सबक लेना चाहिए। निश्चित रूप से इन आरोपों की गंभीरता को नकारा नहीं जा सकता। करोड़ों के राजस्व की संभावित हानि, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, ये सभी कानून के शासन और सार्वजनिक हित पर सीधा प्रहार है। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखें। एक ओर इस शिकायत जैसी घटनाओं से उजागर होने वाली विशिष्ट विफलताओं और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को संबोधित करना जरूरी है, बिल्कुल। दूसरी ओर उन संभावित गहरे प्रणालीगत मुद्दों पर भी विचार करना आवश्यक है जो शायद ऐसी विफलताओं को संभव बनाते हैं या उन्हें बार बार होने देते हैं। शहरी प्रशासन को कैसे अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाए, यह एक सतत चलने वाला विचार विमर्श है और यह मामला उसी दिशा में सोचने के लिए हमें निश्चित रूप से प्रेरित करता है।